बोल रहे हो, ये ऐसा हो गया। कैसा हो गया? ये देखो, अगर मान लो यहाँ पे आपने एक मास को अटैच किया है, चलो इसको पहले फील करो। इस मास को अटैच किया है, इसका मास कितना है? m। ठीक है। अच्छा, इस ये पेंडुलम हो गया ना, ये पेंडुलम हो गया। स्ट्रिंग को मास को अटैच करते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई समझने की कोशिश करो। आप बुक की तरह फिजिक्स को मत रटो, बुक की तरह। और उसको रटोगे ना तो फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है। आप फील करो भाई, वो मिनिमम मैक्सिमम क्या है ये सब मैंने आपको बोला है ना कि वर्क एनर्जी पावर एंड एसएचएम को अच्छी तरह से फील कर लो। आगे वाले चैप्टर सबको बहुत इजी लगते हैं, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कंसेप्ट उसी का है, वर्क एनर्जी पावर का। हाँ, बात ही कि अलग अलग तरीके से बता देते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से बताने का क्या मतलब है? फाइनली वो वहीं पे कंक्लूजन आ जाता है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपके क्वेश्चन में दिमाग मतलब अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा आपको कि इस मास को यहाँ से ऊपर लेके जाओ और छोड़ दो, तो क्या होगा? देखो, आप बहुत तरीके से एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ये थीटा ऊपर चला जाएगा, फिर ये जो जो भी है उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। अरे टॉर्क, ये वो पहले से ही दिमाग खराब हो जाता है तुम लोगों का, टॉर्क वगैरह बोलूंगा तो। ठीक है, तो उसमें अच्छी बात क्या है, देखो मैं इंटीग्रेशन लगा दूं, ये वो कर दूं, तो आपको क्या लगता है? बहुत इजी लगता है? ऐसा नहीं है, बहुत डिफिकल्ट लगता है ना वो सारी चीजें, टॉर्क, इंटीग्रेशन, ये वाली चीजें। तो भाई किसी को एक मेथड को अप्लाई कर लो, दिमाग आराम से काम कर जाएगा। मेरे ख्याल से ना बहुत लोगों का दिमाग सही चल रहा है, बहुत लोगों का दिमाग सही चल रहा है, बहुत कम लोगों का आंसर गलत है। ठीक है, क्यों गलत है यहाँ पे सुनो। अगर ये ये क्या है? ये मास m है, मान लो ये मास कितना है? m है। ठीक है, m है। ठीक है, आपने क्या किया? इसको ऊपर लेके गए। देखो भाई, चीटा, टॉर्क, ये वगैरह नहीं समझना है हमको। हम क्या समझना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हो, बस इतना समझते हो। इतना तो समझते हो आप लोग कि अगर इस मास को ऊपर लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हो। तो होता क्या है, कितनी एनर्जी बढ़ा दी आपने? तो मान लो इसका लेवल था यहाँ पे, इसका लेवल था यहाँ पे, तो कितना ऊपर गया है? तो कितनी एनर्जी बढ़ गई? mgh, जो भी है mgh। अच्छा, अगर आपने किया क्या बताया क्या? इस मास की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी। ठीक है, बट उसको, इस मास को प्रॉब्लम क्या है? ये मास बोलता है मुझे नहीं रहना है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे, मुझे जितना हो सके उतना मिनिमम रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करता है? यहाँ से अगर यहाँ से छोड़ोगे ना तो ये नीचे जाना स्टार्ट कर देता है। बट उसको पता है ना कि उसको उसको कहाँ पे सुकून मिलने वाला है। ये देखो यहाँ पे मिलने वाला है, देखो कहाँ पे, ये नीचे जहाँ पे था ना वहीं पे उसको सुकून मिलने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या है, मैं समझा देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। आपने इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दिया, इसने क्या किया? खुद की एनर्जी कम करने के चक्कर में, आपने वो 7th 8th 9th में स्टडी किया है ना, जो कुछ समझ में आता तो नहीं है, लेकिन बार बार उसको लिखते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोलते हैं हम लोग? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो स्टेटमेंट क्या होता था कि ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यही वाला फंडा है ना यहाँ पे। अगर अच्छा, ये एनर्जी कहाँ से आई? पोटेंशियल एनर्जी तो आपने दी ना उसको। अच्छा, आपके अंदर किसकी वजह से आई? तो आपने पूरा भाजी वाला खाया है ना वो मार्केट का। ठीक है, तो वो मार्केट का भाजी वाले की वजह से क्या मिलता है आपको? एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो वो एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफॉर्म होती रहती है एक दूसरे के अंदर। तो भाजी वाले की एनर्जी जो है वो इस मास के अंदर आ गई। ठीक है, तो कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब यहाँ से छोड़ोगे ना तो ये मास का चक्कर क्या है बताए क्या? ये खुद की एनर्जी कम करने के लिए, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। उसके चक्कर में ये पोटेंशियल एनर्जी क्या कर देता है? गायब कर देता है। बट कहाँ पे जाएगी वो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। अब प्रॉब्लम क्या है? ये मास उसके चक्कर में यहाँ पे आके नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? मोशन के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो इसके पास वेलोसिटी आ चुकी है, तो ये वेलोसिटी आ चुकी है, तो यहाँ पे आके रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। तो ये जाएगा किधर? ऊपर चला जाएगा, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। किस तरफ चला जाएगा? ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करता है वो क्या करता है? पोटेंशियल, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होते 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 कौन सा बढ़ा देता है? पोटेंशियल एनर्जी। अब यही कहानी है। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो ये अगेन उसको पसंद नहीं है, तो अगेन क्या करता है? वो कम करने के चक्कर में काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। फिर यहाँ पे कहीं रुकेगा क्या? नहीं, तो ये क्या करेगा? ऐसे चल करेगा। क्या करेगा? ऐसे चल करेगा। ये भी तो वही कहानी है। मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ कि ये देखो, इस लाइन पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे है?
क्योंकि इस लाइन में पी का भी डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन कैसा होता है, सेम, और सेम डायरेक्शन होगा तो कल तो प्रूव किया है ना आप लोगों ने, सेम डायरेक्शन होगा तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्टेबल होता है, राइट। अब यहां से देखो आपने क्या किया, इसको क्या किया आपने, इसको ऐसे क्या किया, ऐसे थीटा एंगल घुमा दिया। अब ये पी को पसंद है क्या, पी को किसके साथ रहना पसंद है, ई के साथ। ये ये सैराट का आर्ची पर्चा वाला कंसेप्ट है ये, ठीक है। पी का मतलब परिश्रम, ठीक है, ये ई क्या है, आर्ची समझ लो इसको, ठीक है। तो ये दोनों क्या करना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ डायरेक्शन में रहना चाहते हैं। अब परिशा को घुमाओगे तो परिशा को ये पसंद है क्या, नहीं है, तो परिशा किस तरफ आएगा, ई की तरफ आएगा, राइट। तो ये वाली कहानी ऐसे समझ लो उसको, ठीक है। तो ये पी को आप ऐसे ऊपर लेके जा रहे हो, पसंद नहीं है, लेकिन क्यों पसंद नहीं है, उसको पता है, परिशा को पता है कि परिशा की कौन सी एनर्जी बढ़ा रहे हो आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ओके, तो ये क्या करता है, परिशा क्या करता है, खुद की एनर्जी जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी, वो कम करने के चक्कर में, मतलब कम करने के लिए उसको क्या करना होगा, उसको ई की डायरेक्शन में आना होगा, और उसके चक्कर में जो एनर्जी उसकी बढ़ा दिया था आपने, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जब ई के डायरेक्शन में आता है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाती है। अरे भाई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाती है, लेकिन आपने जो एनर्जी दिया था वो गया कहाँ पे, फिर वो क्या करता है, एनर्जी तो लॉस नहीं होती। तो ये पी जब ये ई के डायरेक्शन में आएगा ना, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, कम एनर्जी, जितनी भी एनर्जी दिया था ना वो कम हो जाती है, बट जाती कहाँ पे, काइनेटिक में। प्रॉब्लम क्या है, काइनेटिक में है तो यहाँ पे आके रुकेगा क्या, नहीं, तो ये किधर जाएगा, अगेन आगे चला जाएगा, ठीक है। जब ये अगेन आगे चला जाएगा तो अगेन पी को पसंद नहीं है, मतलब ऐसा कुछ होगा ना, ये देखो ऐसा कुछ होगा, ऐसा ऐसा आ जाएगा, पी ऐसा आ जाएगा, बट ये पी को पसंद है क्या, नहीं, पी को क्या पसंद है, ई के साथ रहना, मतलब ई के डायरेक्शन में रहना। तो ये यहाँ पे अगेन जब ये ऐसा आएगा ना, ये ऐसा आएगा, देखो ऐसे, ये ऐसा आएगा तो अगेन कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो ये पी क्या करता है, अगेन उसके तरफ चला जाता है, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ऐसे एसएचएम, क्या करेगा, एसएचएम। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे आके नहीं रुकेगा, यहाँ पे आके नहीं रुकेगा, ठीक है, तो ये आगे चला जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा, ठीक है। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह से फील करोगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ ना, जितना मैकेनिक्स डिफिकल्ट होता है ना, ये इसका कंसेप्ट फिक्स्ड है, इसका कोई कंसेप्ट अलग वगैरह नहीं है, फिक्स्ड कंसेप्ट है। इसको फील करो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से, बस खत्म कहानी। वो अलग 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 स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। पूरा पूरा 12th का फिजिक्स पार दोगे आप लोग, अभी ये लास्ट वाला कंसेप्ट है, इसके बाद वो अगेन रिपीट कहानी होने वाली है, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ लो आप लोग। और मैं बोल रहा हूँ, मैं जैसे बता रहा हूँ उसको ऐसे ही कर लो, कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या करने वाला है, एसएचएम करने वाला है, ठीक है। तो आपको पता है ना टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है, वो क्वेश्चन में बोला जाता है। देखो टॉर्क का मतलब, देखो मैं तो लिखने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे क्या होता है, ये पी क्रॉस क्या होता है, ई होता है ना, पी क्रॉस ई, चलो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्रॉस ई का मतलब क्या होता है, पी साइन थीटा, क्या होता है, पी ई क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। ये होता है ना इसका मीनिंग, पी क्रॉस ई का। तो ये टॉर्क है, राइट। तो इसके साथ कंपेयर करना है आपको, इसके साथ कंपेयर करना है, किसके साथ, एफ माइनस के एक्स के साथ। तो अगर इसको आप लिखोगे ना, तो इसका टाइम पीरियड क्या लिखते थे, आपको याद होगा तो 2 पाई ऐसे लिखते थे ना एसएचएम के अंदर, एम बाई के क्या लिखते थे, एम बाई के लिखते थे, राइट, ऐसे एम बाई के, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई के। तो यहाँ पे देखो, ये इसके साथ भी रिलेट कर सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे 2 पाई तो वही रहेगा, एम की जगह पे कौन आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, टॉर्क का मतलब, तो एक काम करो, इसको मास इनटू एक्सेलरेशन में तो लिख सकते हैं, इसको एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये एम बाई के आ जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे ना, एम के इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, राइट, माइनस के एक्स। तो ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो के बाई एम रहेगा ना यहाँ पे, ए इक्वल टू क्या आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, माइनस, में एक काम कर लो, इसको ए इक्वल टू डायरेक्टली लिख देता हूँ, कितना आएगा, माइनस के बाई एम इंटू एक्स, राइट। देखो ए इज इक्वल टू क्या है, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो सिंपल क्या करना है, इसको रिवर्स करना है और वो यहाँ पे पुट करना है टाइम पीरियड के अंदर। 2 पाई अंडर रूट में जो चीज है ना उसको सिर्फ रिवर्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉर्क का मतलब क्या होता है, आई अल्फा ना, मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब आई अल्फा। और यहाँ पे बोला जाता है पीई, ये थीटा बहुत ही छोटा होता है। देखो ये जो घुमाओगे ना आप, ये थीटा बहुत ही छोटा होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो क्या लिख सकते हैं, पीई थीटा लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, हाँ, थीटा और टॉर्क का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। देखो मैंने क्या बोला था, आपने कैसे घुमाया था इसको,
एंटी क्लॉकवाइज, बट टॉर्क उसको कैसा घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऐसा होगा ना, पीई अपॉन आई आई इंटू थीटा। तो देखो यहाँ पे एक को कौन रिप्लेस करेगा, ए, अल्फा, राइट, माइनस की जगह पे माइनस ही है, और एक्स की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो सिर्फ कौन सी चीज बच गई, पीई अपॉन आई। ठीक है, तो क्या करना है, मैंने क्या बोला आपको कि जो यहाँ पे के बाय एम आता था ना, उसको सिर्फ रिवर्स कर दो और टाइम पीरियड लिख दो। ठीक है, उसको जस्ट रिवर्स करो और टाइम पीरियड लिख दो। आप बता दो, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी बाय आई इंटू थीटा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, आपको बताना है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ओके, सिंपल सिंपल, क्या करना है, जो यहाँ पे ये चीज दिया जाता है ना, इसको सिर्फ रिवर्स कर दो, सिर्फ क्या करो, रिवर्स कर दो, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके, चलो चलो चलो, ठीक है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछा होता ना, तो टाइम का रिवर्स करना है, आपको टाइम का रिवर्स करना है, 1/f इज इक्वल टू टी होता है ना, तो एफ इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, चलो सही है। ओके, तो वही तो क्वेश्चन का आंसर था, मतलब कल का जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन था, वही तो था क्वेश्चन, क्या था देखो यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, ये देखो ये क्वेश्चन दिया था, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर वही है। देखो उन्होंने क्या बोला है, देखो कभी भी बोला जाता है व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, देखो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या होता है, छोटा एंगल होगा, थीटा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये कल जिसने आंसर मतलब डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे, आप में से किसी ने ये आंसर दिया था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरह से उसने लिख के भेजा है कि ऐसा 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 सब कुछ है। ठीक है, तो देख लो उन्होंने क्या पूछा है, वहां पे फ्रीक्वेंसी पूछा था, तो आपने अभी लिखा है ना टाइम पीरियड, उसको रिवर्स कर दो, वही आंसर होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में मतलब मैंने जो लिखा था वो ये है, बट यहाँ पे आप में से किसी ने आंसर किया है, तो ये मैं आपके लिए इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि इसने बहुत सारे स्टेप्स वगैरह लिख के भेजा है। ठीक है, चलो, तो ये सॉल्यूशन आपको ये शायद समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, ये बस पूरी कहानी होती है, देखो इसके ऊपर ध्यान मत दो, जस्ट आप आपका दिमाग लगा दो, टॉर्क इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ से भी वर्कआउट कर सकते हो आप लोग, यहाँ से वर्कआउट कर सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू पी थीटा, थीटा क्यों, क्योंकि ये छोटा है, राइट। अच्छा, बता दो इसमें कुछ डाउट है तो बता दो मुझे, चलिए कुछ डाउट है तो बता दो, या फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चला जाता हूँ। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको कहीं पे भी कुछ डाउट लग रहा है तो बता दो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a short dipole is situated at the origin of coordinate axis with its axis along x-axis, equator along y-axis. Okay, x-axis, equator along y-axis. It is found that the magnitude of electric field and electric potential due to dipole are equal at a point distance root 5 meter from origin. Find the position vector of this point. अच्छा, उन्होंने क्या बोला है, देखो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है, ये देखो मैं यहाँ पे मतलब डायपोल ओरिजिन पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, उन्होंने बोला है ओरिजिन पे डायपोल का डायरेक्शन राइट की तरफ है,
राइट। और ये कौन से एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। ओके, और ये जो है उन्होंने क्या बोला है, इसका इक्वेटोरियल प्लेन कहाँ पे है, वाई एक्सिस की तरफ है, किस तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है। ओके, तो उन्होंने बोला है कि ऐसा यहाँ पे बीच में कोई तो पॉइंट है, देखो बीच में कोई तो पॉइंट है, और वो बोल रहा है क्या बोल रहा है कि आर मतलब ये कितना दिया है उन्होंने, तो ये मैं रूट के अंदर बता देता हूँ, ठीक है, मैं इतना ही लिख देता हूँ, रूट 5 कितना बोला है, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको क्या होगा, आपको v और e इन दोनों का वैल्यू सेम है ऐसा बोला है। अच्छा, तो ये तो जनरल पॉइंट हो गया ना, ये कौन सा पॉइंट हो गया, जनरल पॉइंट हो गया, ये देखो ऐसा, ठीक है। तो ये जनरल पॉइंट है, तो आपको पता है इस जनरल पॉइंट पे v का वैल्यू क्या होता है, अगर याद करोगे तो वो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, कि क्यू केपी अपॉन आर स्क्वायर, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे लिखने के लिए प्रॉब्लम होगा, तो मैं एक काम करता हूँ वहाँ पे स्लाइड के अंदर ही बता देता हूँ, ठीक है। तो स्लाइड्स के अंदर देखो क्या है आंसर उसका, ये देखो मैंने समझा दिया आपको, जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे आर डिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो ईपी इज इक्वल टू वीपी लिखेंगे, तो आपको पता है ना जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है, तो केपी आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो क्या करते हैं स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट चला जाएगा और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा ये आर का वैल्यू दिया है √5 दिया है, तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 5, ठीक है। तो इसको इस तरफ लेके आओ, इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 5 - 3 2, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आएगा 1/√2, देखो आप सॉल्व कर सकते हो ना इसको, आगे आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 1/2 हो जाएगा, तो रूट ले लेंगे तो 1/√2, तो थीटा कितना होगा 45, मतलब 45 पे ये है, राइट। तो आप इसको आर को ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ये अगर आर है तो ये वेक्टर है ना, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको रिजोल्व करोगे तो ये क्या होगा आर कॉस थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, तो ये देखो आर आर को अगर आप कॉमन भी लोगे तो कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, तो ये आंसर होगा, ठीक है। कुछ नहीं था, उन्होंने जनरल पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बोला था, तो सिर्फ आपको ये वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना, ठीक है, मतलब फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो, फिगर ए एंड बी शोज टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, फाइंड द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डाइपोल पॉइंट चार्ज इन ए। यहाँ पे क्या बोला है देखो, यहाँ पे ये बोला है पहले क्वेश्चन में, सर आपका ऑडियो चालू है, थोड़ा बंद कर दो। रितेश पाटिल, ओके, A and B shows two charge configuration. Find the interaction energy of dipole. अच्छा ये देखो यहाँ पे क्या है ना, ये भी ये देखो, ये डाइपोल किस तरफ है, ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ है, और ये कहाँ पे बोल रहे हैं चार्ज को कहाँ पे रखा है, क्यू जगह पे रखा है। तो आपको पता है ना डाइपोल के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या, तो यस होती है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द इंटरेक्शन एनर्जी पूछा है, मतलब एनर्जी, और एनर्जी कैसा होता है, क्यू इंटू क्या होता है आपको याद है, क्यू इंटू वी होता है ना, क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी करोगे तो आंसर क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है यहाँ पे वी कितना होगा इस डायपोल के वजह से, तो आंसर क्या होगा, जनरल पॉइंट पे है, तो आंसर क्या होगा केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही उसकी क्या होगी इंटरेक्शन एनर्जी। ये पहले वाले का आंसर है, ये पहले वाले का क्या है आंसर है, ठीक है। क्या करना है देखो भाई, उन्होंने पूछा है, फोर्स नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पी के वजह से इस थीटा पे कितनी पोटेंशियल होता है, तो केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल इनटू ये चार्ज, देखो पोटेंशियल इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल अंदर को चार्ज रखेंगे तो क्या होगा क्यू इंटू वी, वही एनर्जी होती है, ठीक है। दूसरी बात
ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूं आपको, टू डायपोल्स इन फिगर, ठीक है। तो देखो कितने डायपोल्स दिए आपको, दो डायपोल्स, एक डायपोल P2 ऊपर की तरफ है, दूसरा डायपोल P1 इस तरफ है, राइट राइट। अच्छा इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तब तक के लिए इसको भूल जाओ। तो P1 के वजह से इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आंसर है होगा। कितना होगा, तो ये जनरल पॉइंट पे है ना, जनरल पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, के पी वन, राइट, के पी वन अपॉन आर क्यूब इन ब्रैकेट 3 cos² θ+1, राइट। यहाँ पे इस पॉइंट पे इसके वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर इस डायपोल को रखा गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके वजह से इसका डायपोल है ऊपर की तरफ, राइट। अच्छा तो आपको वो इंटरेक्शन एनर्जी वाला फॉर्मूला कल का, U इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस पी डॉट ई, क्या था, माइनस पी डॉट ई, ठीक है। तो ये इसका ई वैल्यू पुट करो और इसका P2 वैल्यू पुट करो, तो वही क्या है, इंटरेक्शन एनर्जी। तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, देख लो, यहाँ पे देखो, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, इस पॉइंट पे उसकी वजह से पोटेंशियल कितनी होती है, Kp1, मतलब ये वाला, ठीक है, Kp1 cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, और उसको Q से मल्टीप्लाई कर दो, यही एनर्जी होगी, ठीक है। इंटरेक्शन एनर्जी, अच्छा ये क्या करना है, इस P1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वही आता है ना फॉर्मूला, माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, तो P2 का क्या है, ये P2 क्या है, डायपोल है, और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, माइनस E1, ठीक है। तो E1 कितनी होती है, 2 Kp1 cos थीटा, ये गलत लिखा है, गलत लिखा है यहाँ पे, गलत हो गया ये, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए, एक मिनट, P2, अच्छा इस डायरेक्शन में कितना होगा, ये नहीं अंडर रूट में आएगा आंसर, ठीक है। 2 Kp1 cos थीटा, नहीं, ये तो P1 cos थीटा, हाँ हाँ राइट राइट। एक काम करो, P1 को रिजोल्व कर लो, इस तरफ P1 को रिजोल्व कर लो, तो एक क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो उन्होंने किसके बारे में पूछा है, P1 एंड P2 के बारे में पूछा है। तो एक काम करो, यहाँ पे सिंपल है, ये देखो इसका P2 किस तरफ है, इसी डायरेक्शन में है, देखो इसका साइन थीटा वाला एंगल जो है ना, देखो ये ऐसा होगा ना, P1 साइन थीटा जो है ना एग्जैक्टली इससे परपेंडिकुलर होगा, P2 से परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा तो वैसे भी डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा, मतलब किसका सिर्फ आएगा, P1 cos थीटा के वजह से, क्योंकि ये डॉट है ना यहाँ पे, तो P2 डॉट ई, E1, राइट। तो E1 को क्या लिखेंगे, देखो ये ना ऑन द एक्सिस है ना ये पॉइंट, P1 cos थीटा के लिए ऑन द एक्सिस है, और P1 sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा, बट ये P2 और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी ना, तो ये परपेंडिकुलर होंगे, तो आंसर वैसे भी क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो यही इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है तो बता दो, सेकंड वाले में कुछ डाउट है, P1 cos थीटा के वजह से आंसर जीरो आएगा, इसका रीजन है क्योंकि P1 sin थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, क्यों, क्योंकि P1, अच्छा ये इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और P इस तरफ है, और P और E के बीच में एंगल कितना है, 90, तो आंसर वैसे भी क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो सिर्फ किसके वजह से होगी, ऊपर वाले की वजह से होगी, मतलब ऑन द एक्सिस की वजह से होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, a dipole of dipole moment P is placed at a distance r along radial direction from a long uniformly charged thread of linear, अच्छा ये जो भी कहानी बोला है, ये बोला है इनफाइनाइट, आपको क्या दिया है, वायर दिया है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल ड्यू टू थ्रेड, ओके। डाइपोल किस तरफ है, इस तरफ है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है, बता दो, इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के लैम्डा बाय आर नहीं होती है, 2 के लैम्डा बाय आर होती है, ठीक है, कितनी होती है, 2 के लैम्डा बाय आर होती है, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके।
अब देखो यहाँ पे ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है, पी का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो। ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा है। मैं आपको बता देता हूँ फोर्स कैसे आता है। तो आप लोगों ने ये मतलब रिलेशन स्टडी किया है ना, वर्क एनर्जी पावर, या अभी भी कुछ स्टडी किया है, एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर। देखो डी यू बाई डी एक्स या माइनस डी यू बाई डी एक्स या माइनस डी यू बाई डी आर लिखते हैं, तो माइनस डी यू बाई डी आर की क्या होता है, फोर्स ही तो होता है। मतलब क्या करो, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालो और उसको आर से डिफरेंशिएट करो, तो वही क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, वही क्या होगा, फोर्स। तो क्या करना है, देखो ये देखो क्या है आंसर, E इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाय आर। बट फोर्स ऑन डायपोल, अच्छा पहले क्या करो, एनर्जी लिखो, एनर्जी क्या है, माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई है, राइट। और फोर्स का रिलेशन क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी आर, मतलब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ऐसा ऐसा होता है ना, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, राइट। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई होता है, राइट। अच्छा तो यहाँ पे क्या करेंगे तुम लोग, इस ई का वैल्यू कितना है पुट कर लो पहले, तो यू इज इक्वल्स टू पी, ई का वैल्यू कितना है, और पी डॉट ई, पी और ई के डायरेक्शन देखा आप लोगों ने कैसा है, सेम डायरेक्शन है, तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो ई कितना होगा, टू के, अच्छा यहाँ पे लैम्बडा वगैरह नहीं, मैं एल लिख देता हूँ, लैम्बडा बाय, ऐसे समझो लैम्बडा बाय आर होगा, राइट, ये ऐसा होगा। और माइनस भी आएगा, माइनस भी आएगा, ठीक है। तो ये इसको डिफरेंशिएट करना है, बट डिफरेंशिएट करते समय ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ना, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो माइनस ये एफ इज इक्वल टू डी बाई डी आर, ये इसको फिर डिफरेंशिएट करो, डी बाई मतलब पी के साथ तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो किसके साथ होगा, डी बाई डी आर के साथ करोगे, तो ये आंसर। अच्छा आप बोलोगे सर अगेन माइनस क्यों आया है, तो आपको समझा दो, वन बाय आर का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय आर स्क्वायर आता है, क्या आता है, माइनस वन बाय आर स्क्वायर, ये तो वन बाय एक्स का हो गया ना, वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो इसलिए माइनस आया है। ठीक है, तो ये इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो ये आंसर इतना आएगा। बता दो इसमें कुछ डाउट है तो। तो पहले वाली का जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल ये वगैरह में बोल रहा था, गॉस लॉ आएगा, तो शायद ही और एक क्वेश्चन है, या फिर ये कंसेप्ट और ये चैप्टर यहाँ पे ही खत्म हो जाता है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ही करना है। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड दी मोमेंट ऑफ द सिस्टम थ्री चार्जेस शोन इन फिगर। अच्छा यहाँ पे माइनस टू क्यों दिया है, यहाँ पे क्यों दिया है, और यहाँ पे क्यों दिया है, उन्होंने बोला है डाइपोल मोमेंट क्या होगा। काम करता हूँ मैं समझ लेता हूँ, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो क्या है, ये देखो माइनस टू क्यों है, ये प्लस क्यों है, ये प्लस क्यों है, तो आप समझ लो, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू माइनस क्यू, तो एक माइनस को इसके साथ जोड़ दो और एक माइनस को इसके साथ जोड़ दो, तो माइनस क्यू प्लस क्यू, तो डायपोल किस तरफ होगा, ये ऐसा होगा इस तरफ, और इसके वैसे किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो पी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको रिजोल्व करोगे, रिजोल्व करोगे तो एक को इसका, अच्छा एक काम करते हो यहाँ पे समझ लेता हूँ। ठीक है, आपके पास एक डायपोल आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, राइट, और एक कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, और दोनों भी कैसे है, पी है, दोनों भी कैसे है, पी है। ठीक है, अगर मान लीजिए टोटल एंगल थीटा है, टोटल एंगल कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू, कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू। तो आप पता है ये एंगल, इसको अगर आप पी बोलोगे, इसको अगर आप पी बोलोगे, तो एक पी का कॉस्ट के साथ रिजोल्व करो, इसको कॉस्ट के साथ रिजोल्व करो, तो आपको पता है ना ये ऐसा कुछ तो होने वाला है, क्या होने वाला है, ये देखो ये ऐसा होगा, एक ऊपर की तरफ आएगा पी साइन थीटा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पी मतलब वही थीटा बाई टू आएगा, राइट, ये ऐसा होगा। इसको रिजोल्व करोगे तो एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और एक कंपोनेंट कैसा आएगा, ऐसा आएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, कैंसल आउट, तो सिर्फ कौन सा बचा, टू पी
cos थीटा बाई 2 कितना बचा 2p cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये देखो ऐसा, इसको तोड़ दो तो ये देखो 2p cos थीटा बाई 2 आई कैप। ठीक है, तो उन्होंने p का वैल्यू पुट कर दिया। p कितना होगा यहाँ पे देखो, p इज इक्वल टू q इंटू डी, तो q इंटू डी, तो p की जगह पे q इंटू डी कर दिया। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, तो अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है उसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉस। देखो, यहाँ से आपके बोर्ड के सिलेबस में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो मैं बोर्ड के अंदर भी मैं कंपैरिजन करूंगा जो जो हम लोगों ने स्टडी किया है, लेकिन उससे पहले हम लोग हमारे फ्लो से चलते हैं। ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चंस मैं लूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है वहां की भी थ्योरी ले लूंगा, लेकिन थ्योरी क्या है, थ्योरी तो एक ही है, बस मैं आपको कंपैरिजन करके बता दूंगा कि ये वाला पॉइंट्स यहाँ पे है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, पहली बात देखो, पहली बात क्या है, ये लाइंस हमको नहीं दिखते हैं। ये लाइंस हमको दिखते हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो पहले हमको प्रॉपर्टीज के बारे में मैं समझा देता हूँ। तो पहले ही फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था प्रॉपर्टीज, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में दिया जाता है आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अच्छा, इसको लाइंस ऑफ फोर्सेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि चार्ज के ऊपर ये लाइंस क्या लगा देते हैं, फोर्स, और वो फोर्स किस तरफ होता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या फिर उसके अपोजिट अलोंग, मतलब माइनस क्यू होगा तो अपोजिट, प्लस क्यू होगा तो उसके अलोंग। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज के ऊपर ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से समझ लो। पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखो, टेंजेंट टू एंड, अच्छा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ना, ये इलेक्ट्रिक लाइन एट अ पॉइंट गिवन डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये देखो क्या बोल रहा है कि ये अगर देखो ऐसा तो लाइन होती नहीं है, मतलब होती नहीं है, इसका मतलब अगर एक चार्ज होगा तो ऐसा तो लाइन पॉसिबल नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे चार्ज होंगे तो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये हो गया। देखो, इसके बाद आपको बोर्ड के लिए भी अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आएगा तभी तो सारे क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। कंसेप्ट ही नहीं पता है तो रखने से कुछ थोड़ी ना होने वाला है। ठीक है, तो ये अकेला चार्ज है, अकेला चार्ज है, तो सिंपल इतना आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन कैसे होगी, ऐसी कुछ तो होगी, या ऐसी होगी, कैसी भी हो सकती है, ऐसी कहीं भी हो सकती है, राइट। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे होगी। चलो, तो ये देखो, ये कितना है, आर है, कितना है ये आर, तो ये पॉसिबल है। बट अगर मान लो एक चार्ज अगर यहाँ पे भी है तो क्या होता है पता है क्या, तो ऐसा होगा ना कि इसके वजह से भी तो लाइन निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, हर जगह पे निकल सकती है, हर डायरेक्शन में निकलती है ना ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होता है, जब यहाँ से कांटेक्ट करेगा, ये देखो ऐसा क्रॉस होना पॉसिबल नहीं है, दो लाइन क्रॉस होना पॉसिबल नहीं है। मान लो अगर ये दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज है, तो क्या होता है पता है क्या, ये ऐसा होता है कि ये इसको रिपेल करेगी और ये इसको रिपेल करेगी। रिपेल करने का मतलब नहीं है, एक्चुअली बता दूं तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। क्या आ जाती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये दो ही चार्ज है तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे कुछ तो मिलने वाली है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा, ऐसा होगा, क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके, अगर मान लो ऐसे बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो क्या ये लाइन आपको स्ट्रेट मिलने वाली है, नहीं, तो ये ऐसे कुछ तो मिलेगी। तो ठीक है, ऐसे ऐसे ही नहीं मिलेगी, मतलब कुछ भी हो सकती है, ऐसे कुछ भी हो सकती है, बट वो क्रॉस नहीं होगी, मतलब ऐसा ऐसा देखो, ऐसे ये ऐसे कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट पे देखो, सर्कुलर देखते हो ना, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के अंदर आप बताते हैं कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो पार्टिकल का डायरेक्शन है वो हर समय पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर वहां पे टेंजेंशियल आपको बताना है, कैसा बताना है, टेंजेंशियल। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये ऐसा होगा। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, मान लो इलेक्ट्रिक लाइन ऐसी है, तो आपने अगर यहाँ पे चार्ज रखा, अगर आपने यहाँ पे चार्ज रखा, तो इस पॉइंट पे इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ होगा, इस तरफ। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट पे चार्ज को रखोगे तो इस समय पे इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन जो है हर एक पॉइंट पे आपको कैसे दिखेगी, सेम डायरेक्शन कैसा होगा, सेम या डिफरेंट, तो आंसर है डिफरेंट। ठीक है, अच्छा,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो एक चार्ज की वजह से होगी या बहुत सारे चार्जेस की वजह से होगी? तो आंसर है बहुत सारे चार्जेस की वजह से होगी। ठीक है, ये इसीलिए ऐसी हो चुकी है क्योंकि बहुत सारे चार्जेस साइड में होंगे। अगर एक चार्ज होता तो सिंपल ये लाइन कैसे होती, स्ट्रेट होती। ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे पहला पहला प्रॉपर्टी क्या है देखो, मतलब क्या है ना, पहले आपको वो फील होना चाहिए भाई ऐसे लाइंस आए कहाँ से। मैं तो थियोरेटिकली बताऊंगा कि वो टेंजेंशियल है, मैं तो समझता हूँ टेंजेंशियल होगा तो ऐसा लेना है। ठीक है, बट ये लाइन का स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों आया है, ये आपके किसी के दिमाग में आ सकता है। तो उसका रीजन है, ये मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है। ठीक है, लाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन कि इसके सराउंडिंग में कितने चार्जेस है। ठीक है, जितने चार्जेस होंगे उतना ही उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, चेंज होता जाएगा। हाँ, अगर चार्जेस फिक्स्ड है तो इस लाइन का स्ट्रक्चर भी फिक्स्ड होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब आज मंडे है तो इतने चार्जेस की वजह से लाइन ऐसी होगी, और कल देखोगे तो ये लाइन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर चार्जेस फिक्स्ड है तो उनका स्ट्रक्चर भी फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, टेंजेंशियल। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है देखो, एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बताया, क्या ये एक चार्ज की वजह से होगा या बहुत सारे चार्जेस की वजह से होगा? तो आंसर है बहुत सारे चार्जेस की वजह से होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिखा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके, तो हम लोग प्रॉपर्टी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये पहला प्रॉपर्टी है टेंजेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे चार्ज रखोगे तो ये ऐसा होगा। ठीक है, टेंजेंशियल होता है। दूसरा, अच्छा ये देखो 1 2 3 4 ऐसा दिया है। अच्छा, ये इसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे इसका मीनिंग ये होता है कि जितना ज्यादा डेंस होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, उतनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। देखो, ए पॉइंट पे आपको डेंसिटी ज्यादा मिल रही है या बी पॉइंट पे, तो मैं आपको समझा यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप एरिया लोगे ना, एरिया तो ये इतना एरिया होगा और यहाँ पे एरिया इतना होगा। तो देखो दोनों केस में, ये देखो ये इसका एरिया इतना है, इसमें से भी कितने लेंस पास हो रहे हैं, 4, इसमें से भी कितने लेंस पास हो रहे हैं, 4, बट एरिया किसका ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है। तो जितना एरिया बढ़ते जाएगा तो उतनी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मान लो आपके रूम में एक बल्ब लगाया है, एक बल्ब एक रूम के अंदर ही लगाया है, और उस रूम का अगर एरिया बढ़ाते जाओगे तो उस बल्ब की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे जितना डेंस होगा ना, जितने नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगे उतना उसका फील्ड भी ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे, तो ए और बी को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा, ये क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, तीसरा, या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, अगर मान लो एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे है, तो क्या दो लाइंस क्रॉस करना पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन देखो, आप ना एक बॉडी के ऊपर दो फोर्स लगाओगे, एक बॉडी के ऊपर दो फोर्स लगाओगे तो बॉडी दोनों डायरेक्शन में चली जाएगी, एक डायरेक्शन में चली जाएगी, तो आंसर है एक ही डायरेक्शन में चली जाएगी। तो वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन एक ही पॉसिबल है, दो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना वो ऐसा ही कुछ आएगा। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, अगर क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका टेंजेंशियल ऐसा होगा, इसका टेंजेंशियल ऐसा होगा। तो आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे चार्ज रखोगे, यहाँ पे चार्ज रखोगे तो चार्ज इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा, और ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि चार्ज दोनों डायरेक्शन में जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये दोनों लाइंस क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर डायपोल परपेंडिकुलर हो तो अभी कहाँ से क्वेश्चन हो गया भाई, ये लाइंस के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है या कैसे? डायपोल परपेंडिकुलर हो तो किससे परपेंडिकुलर? ये सौरभ सुतार का क्वेश्चन है सर, अगर डायपोल परपेंडिकुलर हो तो, बात तो सही है, तो क्या चाहिए आपको, मतलब दोनों परपेंडिकुलर चाहिए होंगे तो ठीक है, बट क्या चाहिए आपको, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी का इंटरेक्शन चाहिए
या फोर्स चाहिए या पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्या चाहिए, मतलब क्या निकलना चाहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालना चाहता है या क्या? मुझे एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं समझ में आई ये, मतलब परपेंडिकुलर होंगे बात तो सही है, बट क्या मतलब उसके अंदर क्या करना चाहता है, तो मतलब वो बता दे फिर मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ। क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे तो आप भी इसके ऊपर सोच सकते हो, परपेंडिकुलर होंगे तो आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो क्या होता है, पी डॉट ई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर मान लो एक पी ये है, ठीक है, दूसरा पी ये है, ठीक है, दूसरा पी ये है, तो मैं इसका नाम भी दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम क्या है, P1, इसका नाम क्या है P1, ठीक है, इसका नाम क्या है P2 है, राइट। अच्छा, तो तुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए? तो देखो मैं बता रहा हूँ तुझे, मतलब जो भी समझना है देख लो। मुझे एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहता है तो एक बात बता देता हूँ, ये परपेंडिकुलर है, बट ये P के लिए मान लो अगर आप R डिस्टेंस पे चले जाओगे, कितना डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर चले जाओगे ऐसे ही, तो ये P1 के लिए ये पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल है। तो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, जिस तरफ P होता है उसके एग्जैक्टली कहाँ पे होती है, अपोजिट में होती है, राइट। कैसे होती है, अपोजिट में होती है। तो यहाँ पे देखो, अगर R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऐसी है, किसके वजह से है, इसके वजह से, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने ये इसको रखा है, ठीक है। तो वैसे भी आपको समझ में आ रहा है, इन दोनों का जो पोटेंशियल इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी और P2 ऐसा, तो P क्या, U क्या होता है, P डॉट ई, तो P डॉट ई का मतलब क्या हो गया, ये P है और ये E है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, तो आंसर जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में नहीं होगी। ओके, हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ, ये देखो, दो लाइंस क्रॉस नहीं कर सकते ये बता रहा था। और क्रॉस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉस करेंगे तो एक पॉइंट पे आपको दो डायरेक्शन दिखाना होगा, और दो डायरेक्शन होंगे तो दो डायरेक्शन पॉसिबल होते हैं क्या? आप वेक्टर की तरफ से सोचोगे तो दो, एक ही वेक्टर का एक ही डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब दूसरी तरह से आप सोचोगे, यहाँ पे अगर चार्ज क्यों रखोगे, तो ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, तो दो डायरेक्शन में चार्ज जाना पॉसिबल है क्या, नहीं, तो ठीक है, तो ये क्रॉस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलते हैं और जाते कहाँ पे, इंफिनिटी की तरफ, मतलब वही निगेटिव की तरफ जाते हैं एक्चुअली, और निगेटिव चार्ज होगा तो उसके तरफ आते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात बता देता हूँ कि इसके अंदर कितने लाइंस जाएंगे या इसके वजह से कितने लाइंस आएंगे, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इनका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है। मान लो ये 2 कूलम है, तो इससे दो ही लाइन जाएंगे। अगर 10 कूलम है तो इससे 10 लाइन जाएंगे, कितने लाइन जाएंगे, 10 लाइन्स जाएंगे, ठीक है। ऐसा, मतलब ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, पॉजिटिव से, कहाँ पे टर्मिनेट होती है, निगेटिव पे। चलो, यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर अगर दो पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा तो यहाँ से लाइंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट नहीं जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कर्व होकर इसकी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी किया है, ठीक है। ओके, तो यही पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो ये ऐसे होगा, और ये देखो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो ऐसे, और ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो, ओके, तो ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है मैं समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी पॉइंट पे कैसी होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कभी भी हर समय पे, मतलब उस पॉइंट पे कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, दोनों लाइंस कभी भी क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, पॉजिटिव से निकलती है, कहाँ पे टर्मिनेट होते हैं, निगेटिव पे, ठीक है। तो सिक्स पॉइंट, कभी भी वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती है। देखो यहाँ पे, ये देखो, पॉजिटिव से निकल चुकी है और निगेटिव पे टर्मिनेट हो चुकी है, वापस नहीं गई है, ये क्लोज लूप में पॉसिबल नहीं, ठीक है। अच्छा, सेवन प्रॉपर्टी, एक चार्ज से कितने नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये चार्ज का वैल्यू कितना है।
2 कूलम है, 100 कूलम है या 1000 कूलम है, ठीक है। एक बार लिख के रखो, एक बार लिख के रखो, आपके हैंड राइटिंग में लिख के रखो कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी फिर से बता रहा हूँ, पहली प्रॉपर्टी शॉर्ट में लिख के रखो, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक हर, ऐसे लिखो, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दूसरा, उसका डायरेक्शन कभी भी टेंजेंशियल लिया जाता है, कैसा लिया जाता है, टेंजेंशियल, डायरेक्शन इज टेंजेंशियल। तीसरा पॉइंट, दो लाइंस क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है कि ऐसे मान लो अगर बहुत ये मतलब नंबर ऑफ लाइंस एक चार्ज के वजह से कितने निकलेंगे, ये उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, और वो कहां से ओरिजिनेट होते हैं वो लिखो, पॉजिटिव की वजह से ओरिजिनेट होते हैं, निगेटिव की वजह से टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब निगेटिव की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हाँ, ये इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब वो पॉजिटिव से निकलेंगे तो नेगेटिव पे ही चले जाएंगे, अगेन नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव पे नहीं आएंगे, और पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव पे सिर्फ आते हैं और पॉजिटिव पे सिर्फ जाते हैं, ठीक है। ओके, चलो। ओके, तो एक वर्ड है एरिया, एरिया कौन सी क्वांटिटी है, तो आंसर है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, आप आपको अभी बहुत मतलब आगे आने वाले 10 मिनट्स के लिए बस 10 मिनट से आप कंसंट्रेट करो, बट बहुत अच्छे तरह से कर लो, ठीक है, क्योंकि यही कंसेप्ट आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, ठीक है। तो इसको 10 मिनट्स के लिए बहुत अच्छे तरह से समझ लो। एरिया कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलो मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मान लो आपको एक स्क्वायर दे दिया है, ठीक है, स्क्वायर दे दिया, और ये कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन में, कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन में है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, अगर मान लो ये दे दिया आपको 4 मीटर, कितना दे दिया है, 4 मीटर, ये दे दिया है 2 मीटर, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, 2 मीटर। मुझे एक बात बता दो, इसका एरिया का आंसर कितना होगा, इसका एरिया का आंसर कितना होगा, तो आंसर क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, मतलब कितना, 8, कितना होगा, मीटर स्क्वायर होगा, राइट। बट ये 8 मीटर स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा, देखो ये जो प्लेन है ना वो एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका डायरेक्शन कभी भी इस देखो यहाँ से, यहाँ से, ये है ना, ये इससे, ये जो सरफेस है इससे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है उसका डायरेक्शन, कैसा होता है, परपेंडिकुलर, मतलब या तो वो जेड एक्सिस की तरफ होगा या फिर माइनस जेड की तरफ होगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है किस तरफ लेना है, माइनस जेड की तरफ लेना है या प्लस जेड की तरफ, तो आंसर है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इसको बाहर की तरफ ले लिया पॉजिटिव, मतलब जेड एक्सिस की तरफ अगर लिया बाहर की तरफ ना, देखो एक्स वाई प्लेन से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। तो ये अगर आपने जेड एक्सिस की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया, तो अंदर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। मतलब मैं आपको इसको ऐसे अगर रखता हूँ, इसको अगर रखता हूँ ऐसे, ये अगर रेक्टेंगुलर प्लेन है, किसमें है, वाईजेड प्लेन में, किसमें है, वाईजेड प्लेन में है, वाईजेड प्लेन में होगा, तो ये एरिया किस तरफ होगा, एक्स एक्सिस की तरफ होगा। ये क्या है, ये क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। उसका डायरेक्शन कैसा होगा, या तो एक्स एक्सिस की तरफ होगा या फिर किस तरफ होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। लेकिन किस तरफ लेना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसको पॉजिटिव माना, देखो इसको आपने पॉजिटिव माना तो इसको क्या लिखोगे, निगेटिव, इसको क्या लिखोगे, निगेटिव। तो आप फिलहाल इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल का आंसर कि क्या, अगर आपने ऐसा लिखा है 8 मीटर स्क्वायर के क्या,
या फिर डायरेक्ट इसको ऐसे लिखो 8 के कैप, ऐसे लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। के कैप इसका मतलब क्या हो गया, आपने पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, इसका आंसर पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ क्या लिखा है, पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव ही तो होगा, ठीक है। मान लो आप लोग कितने लोग इसका आंसर करते देखेंगे। अगर मान लो ये किसमें है, ये वाइजेड प्लेन में, ठीक है, वाइजेड प्लेन में आपको दिया ये 3 मीटर, और ये दे दिया ये वाला मतलब ऊपर वाला जो लेंथ, ऐसा वाला लेंथ है, ठीक है, वो दिया है आपको 6 मीटर। आपको बताना है इसका एरिया डायरेक्शन के साथ लिखना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो 18 होगा, राइट, 18 होगा। हाँ, अ, आपको बता दूं एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप जो मैथमेटिक्स के अंदर करते हो वो सिर्फ आप मैग्नीट्यूड लिखते हो, सिर्फ आप क्या लिखते हो, मैग्नीट्यूड। बट उसका डायरेक्शन भी अगर आपको दिखाना है तो जो जिस प्लेन में ये एरिया है उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लेना है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, तो अभी तो आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर मान लो ये जो रखा है अगर वाईजेड प्लेन में होगा, सॉरी एक्सजेड प्लेन में होगा, एक्सजेड प्लेन में, ठीक है। अगर मान लो ये दे दिया आपको वाइजेड प्लेन, ठीक है, अगर दे दिया है ये 8 और ये दे दिया है 4, तो ये क्या होगा आंसर 32, या तो जे कैप होगा या फिर माइनस जे कैप। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा आंसर ले लिया। अगर जे कैप लिया है तो ये ऊपर की तरफ होगा, मतलब एग्जैक्टली उससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस इतना ही है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे काम करता हूँ, मैं एक स्फीयर ले लेता हूँ, ये स्फीयर ले लेता हूँ, ठीक है, एक स्फीयर ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। ये क्यों है, अरे यार ये, ठीक है ना, कैपिटल क्यू ले लो, ठीक है, क्यों है। और क्या करो, एक काम करते हैं, इसको ना ये ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये ब्लैक से नहीं दिखेगा, रेड ले लेता हूँ, ठीक है, ये ऐसा है। ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस मान लो कैपिटल आर है, कैपिटल आर, ठीक है, ओके। आपको ऐसा इमेजिन करना है, ये साइड वाला बलून है, ये साइड वाला क्या है, बलून, बलून है, और बलून के अंदर एक चार्ज को रखा है, एक चार्ज को रखा है, ठीक है, ओके। तो मैं एक डायरेक्टली पॉइंट बता रहा हूँ, इससे ना बहुत सारे प्रॉब्लम सबको सॉल्व हो जाते हैं। देखो एक पॉइंट क्या है और दूसरा पॉइंट क्या है, इसको बहुत अच्छी तरह से फील करोगे, चैप्टर इजी हो जाएगा, ठीक है। और कैसे, ऑलरेडी एक पॉइंट आपने स्टडी किया है, कहाँ पे, ऑप्टिक्स के अंदर, वो सॉलिड वाला कंसेप्ट, सॉलिड एंगल वाला कंसेप्ट मैंने बताया था आपको, ठीक है, क्या होता है वो सॉलिड एंगल वाला कंसेप्ट, कुछ याद होगा। तो मैंने आपको बताया था, एक मैंने आपको क्या दिया था पता है क्या, एक कोन दे दिया था, याद रहेगा तो आपको, एक कोन दे दिया था, ठीक है, ऐसा ऐसा वाला कोन उसको दे दिया था, ठीक है। और मैंने समझा दिया था आपको कि ये जो है एक आइसक्रीम की तरह, एक क्या ले लो, कोन ले लो, उसके ऊपर, राइट, मैं थोड़ा यहाँ पे और एक लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ऐसी, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल ले लो थीटा, ये एंगल कितना ले लो, थीटा, ठीक है, ओके। तो मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। अगर इस ऑब्जेक्ट से एन इंसिडेंट रेज निकलते हैं, क्या निकलते हैं, एन इंसिडेंट रेज निकलते हैं, तो यहाँ से इस एरिया से कितने रेज पास होके जा रहे हैं, देखो इस एरिया से कितने रेज पास होके जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, सॉलिड एंगल एंगल वाला कंसेप्ट यूज करो। क्या वो सॉलिड एंगल वाला कंसेप्ट, तो ये था, क्या था, नंबर ऑफ लाइंस, देखो नंबर ऑफ लाइंस, लाइंस या इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू एरिया, मैं नीचे लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू क्या था, देखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने निकल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकल रहे हैं एन। क्या सारे के सारे इससे पास हो रहे हैं क्या,
आंसर है नहीं, सारे के सारे तो पास नहीं हो रहे, तो कितने पास हो रहे हैं? तो उसके लिए क्या रखना है आपको? उसके लिए लिखना है, देखो काम करता हूँ, इज इक्वल्स टू, इसको लिखना है टोटल कितने एन, कितने एंगल्स में ये जा रहे हैं, तो सॉलिड एंगल, तो इसका देखो ना, इसका सॉलिड एंगल कितना होता है 3D के अंदर 4 पाई, ठीक है, कितना होता है 4 पाई, राइट। चलो इसको मैं स्मॉल लेटर में लिखता हूँ 4 पाई इनटू क्या करना है, इनटू इसका इस कोन का सॉलिड एंगल, तो इस कोन का सॉलिड एंगल कितना होता था याद है आपको, 2 इंटू पाई ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखो इतनी नंबर ऑफ लाइंस, मतलब इतने नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज इस एरिया से पास होके जाएंगी, इस एरिया से क्या होके जाएंगे, पास होके जाएंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फ्लक्स कंसेप्ट, किसी का ऑडियो चलो बंद कर लो, ओके। तो देखो यही ना फ्लक्स के लिए यूज करने वाले हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो ये थोड़ा फॉर्मूला रखना है इसको। अच्छा, सॉलिड एंगल कोण का कितना होता है, तो ये आंसर है उसका, ये आंसर है, कौन सा आंसर, ये देखो किसी भी सॉलिड एंगल का सॉरी कोण का सॉलिड एंगल जो आता है वो इतना आता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, कौन सा थीटा, ये वाला थीटा, ठीक है। चलो अब ये काम करते हैं, ये तो आपने सॉलिड एंगल पढ़ लिया, ठीक है, ओके। एक पॉइंट समझना है, दूसरा पॉइंट क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या है पॉइंट। मान लो इस बलून के अंदर एयर है, इस बलून के अंदर क्या है, एयर है, ठीक है। अभी अभी आपने क्या स्टडी किया है, प्रॉपर्टीज, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे लाइंस कैसे निकलते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं, सही है ना। अच्छा, ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ओके। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, कितने नंबर ऑफ लाइंस निकलते हैं, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज कितना है, ठीक है, ओके। ओके, तो क्या करना होगा, देखो क्या करना होगा, आपको ये करना होगा, मैं बताता हूँ, ठीक है, वो बताता हूँ कि इसके अंदर कितने चार्जेस, सॉरी कितने नंबर ऑफ लाइन जो है वो निकल के बाहर आएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस क्यू चार्ज के वजह से, देखो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा नहीं, पता नहीं है, ई नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट, देखो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसका चार्ज क्यू है, तो एक क्यू चार्ज के वजह से नंबर ऑफ लाइंस जो आते हैं बाहर की तरफ, ये इतने नंबर ऑफ लाइंस निकल के बाहर आते हैं, कितने नंबर ऑफ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतने नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकल के आते हैं। चलो एक एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ आपको, अगर मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको, क्यू क्या वैल्यू है, क्यू क्या वैल्यू है 100 एप्सिलॉन नॉट है, कितना है 100 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो आपको बताना है, आपको बताना है कितने नंबर ऑफ लाइंस इस चार्ज से बाहर निकल के आएंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, ये ना, ये बेसिक आना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ये क्या किसी बुक में वगैरह दिया है क्या, नहीं है, बुक में वगैरह नहीं मिलेगा आपको, और बुक में इसलिए नहीं दिया जाता है, तो वो हर एक पॉइंट को कैसे लिख पाएगा भाई, बुक के अंदर कैसे लिख पाएगा, ये सारे बुक में वो मतलब पता नहीं, मतलब ऑथर को तो सब कुछ आता है, ऐसा नहीं, वो बुक लिखता है तो उसको आता है, बट प्रॉब्लम क्या है, वो सब कुछ नहीं लिख सकता ना, नहीं तो वो मतलब बहुत बड़ा बुक बन जाएगा फिर, ठीक है। तो ये क्या है, ये इतना हो जाता है, ठीक है, ओके। मैं क्लियरली समझा देता हूँ, ये अगर एयर है तो ऐसा होगा, ये एयर है तो ऐसा होगा। अगर मतलब बहुत, और किसी स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा सोचने वाला है, तो वो क्या कहेगा, सर ये तो ठीक है, आपने बात बता दिया, ये तो ठीक है, लेकिन लेकिन बलून के अंदर वाटर होगा तो, किसी के दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, बलून के अंदर वाटर है, और वाटर के अंदर इसी चार्ज को रखा है, कौन सा चार्ज, ये वाला चार्ज, इस चार्ज को रखा है। अब क्या होगा, तो वाटर का आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब हम लोग रे ऑप्टिक्स में उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये ना, तो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, एक काम करो इसको, इसका ई आर का वैल्यू कुछ तो होता है, ठीक है। एक्चुअल में ई ऐसा होता है ना, ये देखो ई इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ होता है, देखो ई इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ होता है ना, ये एब्सोल्यूट मतलब ई आर होता है, ई आर इनटू इनटू क्या होता है, इनटू होता है ई एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। अच्छा, तो एयर होगा या वैक्यूम होगा तो ई आर का वैल्यू कितना होता है, ई आर का वैल्यू होता है 1, ठीक है। लेकिन लेकिन मान लो ये एक मिनट मैं ऐसे freeze कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो, अगर वाटर डाल दिया है, वाटर डाल दिया है, ठीक है, चलो इसका इसका दिमाग लगाओ आप लोग, ठीक है। एक्चुअल में ना ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में ये होना चाहिए क्यू अपॉन ई होना चाहिए, ई मतलब कैपिटल ई नहीं, इलेक्ट्रिकल नहीं है वो, ये एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन होना चाहिए। ओके, अगर ये है एक्चुअल में ये है, ये नहीं है, ये किसके लिए वैलिड है, वैक्यूम या एयर के लिए वैलिड है, ठीक है। मान लो आपको क्वेश्चन आया है कि ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है, तो कौन सा चार्ज है, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, ये देखो इसको भी इरेज कर देता हूँ। आपके पास क्वेश्चन ऐसा आया है, क्या है क्वेश्चन, Q इज इक्वल्स टू 500 ई, इतना चार्ज है। अच्छा, ये किस में होता है, कूलम्स में होता है। अच्छा, ई जो है वो जस्ट कांस्टेंट है, जस्ट क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सालों साल एक ही रहेगा, वो ऐसा नहीं है 2020 आया है तो ई का वैल्यू 1.1 रहेगा, अब आगे जाके कोरोना आया है तो उसके वजह से चेंज होगा, ऐसा नहीं है। वो कोरोना के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, या टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक है। ओके, अगर मान लो ई आर इज इक्वल्स टू, मान लो 2 है, कितना है, 2 है, और इतना दे दिया है 5 इज इक्वल टू ई। आपको बताना है अगर इस चार्ज को सेंटर पे रखा जाए, देखो इस चार्ज को सेंटर पे रखा जाए तो कितने नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे इस चार्ज से, आपको बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया है, ओके। अगर अगर आपको क्वेश्चन, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया है, ओके। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो Q इज इक्वल्स टू 1000 नहीं, एक काम करता हूँ 400 लेता हूँ, 400 आपको दे दिया है ई नॉट, इतना चार्ज है, इतना चार्ज है, तो कितने नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे इससे, अगर ये वाटर के अंदर है और अगर आपको 400 एप्सिलॉन इतना चार्ज रखा है सेंटर पे तो कितने नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे, चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर है, आंसर है 200, 200 इज राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एक्चुअल में मैंने क्या बोला आपको, क्यू बाई ई होता है, बट ई होता है कितना है, ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो ई आर का वैल्यू कितना है 2, मतलब यहाँ से कितने नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे, 200, कितने लाइंस निकलेंगे, 200। चलो चलो, क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मान लो ये बलून है, बलून है, बलून के अंदर वाटर है, ठीक है। अच्छा, तो आपको बताना है अगर इस चार्ज से कितने, देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, अब क्वेश्चन को कौन सा वाला, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, अब बता देता हूँ क्या है, क्या है देखो, मैंने क्या क्या बोला कि कितने नंबर ऑफ लाइंस निकलते हैं, तो मैंने आपको बोला, ठीक है ठीक है ठीक है, समझा रहा हूँ, ठीक है, ये इतने निकलते हैं, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। देखो Q अपॉन ई इतना, इतने नंबर ऑफ लाइंस निकलते हैं किसी भी चार्ज से, Q अपॉन ई नंबर ऑफ लाइंस निकलते हैं, ठीक है। क्यू, ये देखो ये यहाँ पे, इस चार्ज को अगर इसके सेंटर पे रखा जाए, कहाँ पे रखा जाए, सेंटर पे रखा जाए, तो कितने नंबर ऑफ लाइंस निकलोगे, Q अपॉन ई। तो आप लिखोगे कैसे यहाँ पे, तो लिखोगे
क्यू क्यू वैल्यू कितना है, तो आंसर है 400 ई नॉट, राइट, डिवाइडेड बाय ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू इतना होता है ना, कितना होता है, ई आर इंटू ई नॉट। तो यहाँ पे ई नॉट से ई नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल, देखो ई नॉट से ई नॉट कैंसल, अब बचा क्या, ई आर, ई आर का वैल्यू कितना है, 2 है, क्यों वाटर का ई आर, मतलब मैं आपको बता दूं ये ई आर का वैल्यू 2 कहाँ से आया, ये 2 वैल्यू एक्चुअल में 1 से ज्यादा होता है, तो 1.33 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको याद रहेगा तो, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहीं से आता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग नहीं है, वो यहाँ से प्रूव होता है, तो सिर्फ इतना याद रखो तब तक के लिए, क्योंकि हम लोग आगे वो स्टडी करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता कितना है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, ठीक है, तो ईआर का वैल्यू फिलहाल आप क्या याद रखो, 2 याद रखो, हाँ इतना बता देता हूँ चाहिए तो, कभी भी एक बात याद रखो, ईआर का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा ही होता है, या तो 1 होता है या फिर 1 से ज्यादा होता है। अच्छा किसके लिए 1 होता है, वैक्यूम एंड एयर के लिए 1 होता है, बाकी सबके लिए 1 से ज्यादा होता है, जैसे वाटर के लिए बता दो 1.33, ग्लास के लिए 1.55, ऐसे वैल्यूज होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिया है, क्योंकि आपके कैलकुलेशन इजी होने के लिए, ठीक है, तो ईआर का वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या होगा, 400/2। ओके 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 ठीक है, चलो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम लोग खत्म ही करते हैं यहाँ पे, इस लेक्चर को ही खत्म करेंगे, लेकिन वो कंसेप्ट को कंप्लीट करके, ठीक है, क्या है, अगर मान लो Q इज इक्वल टू 400 एप्सिलॉन नॉट, अगर इसको सेंटर पे रखेंगे, वाटर भी है, तो इससे कितने नंबर ऑफ लाइंस निकल रहे हैं, 200, आपने बात सही कहा है, 200 निकलेंगे। आपको बताना है इस बलून के सरफेस के वजह से कितने नंबर ऑफ लाइंस, बलून के सरफेस से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास होके बाहर जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, यहाँ पे ये चार्ज रखा है, इस चार्ज को रखने से कितने नंबर ऑफ लाइंस निकलते हैं, 200। आपको बताना है इस बलून के सरफेस से पास होके कितने नंबर ऑफ लाइंस निकल के बाहर जाएंगे। हाँ तो कितने, तो आंसर है 200। कितने निकलेंगे, 200। बात तो सही है, बात सही है, चलो ओके 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 ओके। अगर देखो मैं इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ, अगर अगर आपको पूछा होता कि ये कौन टाइप है और आपको बोला गया है ये दिया है 60, ये दे दिया है 60, एंगल कितना दिया है 60, तो ये भी कितना होगा 60, तो आपको बताना है इससे कितने नंबर ऑफ लाइंस पास होके जाएंगे, इस एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास होके जाएंगे। ओके 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 ओके, आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता है आपने ये 50 आंसर कहाँ से दिया है, कैसे दिया है, ठीक है, बट शायद ये आंसर सही है, मुझे भी मतलब कैलकुलेशन करना होगा। तो नंबर टोटल देखो ना, ऐसे निकालते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने निकल रहे हैं, 200 डिवाइडेड बाय 4 पाई, मतलब ये 2 मतलब 100 हो जाएगा, राइट 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 राइट, कितना हो जाएगा ये, समझ में आया ना वो वाला फॉर्मूला, 10/4 पाई, मतलब ये 200/2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस, वेरी गुड वेरी गुड, कॉस 66 1/2 आता है ना, ओके गुड गुड गुड, तो 1/2 माइनस 1/2 मतलब 50, वेरी गुड, आंसर सही, तो चैप्टर खत्म हो गया ना, ये भी चैप्टर खत्म हो गया। अब क्या करते हैं क्या पता है क्या, इसका डेरिवेशन निकालते हैं, डेरिवेशन क्या करना है, आपने तो डायरेक्टली आंसर ही बता दिया, ठीक है, तो ये गॉस लॉ वगैरह है ना, ये सारी कहानी यही है, ठीक है, मैं आपको समझा दूं, अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा होता आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
इस क्वेश्चन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहीं से बता देता हूँ, और मतलब फ्लक्स वगैरह कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है अभी, इतना, अच्छा 9 बज गए हैं, ठीक है। तो मुझे पता है आप फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हो, फिर भी मैं ही खुद होके स्टॉप करूंगा, ठीक है। चलो, तो ये एंगल 60 है। ये कितना दे दिया आपको, क्या बोला जाता है पता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर भी 50 होगा। बता दो कैसे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या बोला जाता है ये पहले समझा जाता है कि एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास होके जा रहे हैं, इस एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास होके जा रहे हैं, उस नंबर ऑफ लाइंस का जो काउंट होगा ना, उसी का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी का क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको अच्छी तरह से हम लोग नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बट अभी फिलहाल इतना ही समझ लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस एक एरिया से पास होके जाते हैं, वो नंबर ऑफ काउंट्स को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इस क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाता कि यहाँ पे इतना चार्ज रखा है, तो इस एरिया से या इस एरिया से कितना नंबर ऑफ फ्लक्स मिलेगा, या नंबर फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा होता तो आपका आंसर आ जाता 50। ठीक है, चलो, तो ये लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। शायद आज के लिए कुछ होमवर्क नहीं है।